three, four. Hello friends, welcome to Unnati IAS YouTube channel. Today we discuss about रोहिंग्या क्राइसिस. इस वीडियो में हम रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. हम जानेंगे कि रोहिंग्या समुदाय बेसिकली किस देश से संबंधित है. क्या वो म्यांमार से संबंधित है या फिर बांग्लादेश से संबंधित है. अगर वो म्यांमार से संबंधित हैं तो फिर वो बांग्लादेश में कहाँ से आए, भारत में कहाँ से आए. इन सारे मुद्दों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे. तो आइए हम पहले देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ रोहिंग्यास. द अराकान एम्पायर इन 8th सेंचुरी. 8वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र संप्रभु सॉवरेन एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था अराकान साम्राज्य. आज का जो म्यांमार है, म्यांमार का जो नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है, यानी कि जिसकी सीमा भारत के मिजोरम और बांग्लादेश के ईस्ट पार्ट से लगती है, वहां पर एक स्वतंत्र साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था अराकान. इसी अराकान से बेसिकली वो अराकान जो साम्राज्य था, यहाँ बेसिकली रोहिंग्यास रहते थे. यानी कि यहाँ की जो जनता थी वो रोहिंग्यास थी और शासक भी यहाँ रोहिंग्यासों में से एक हुआ करता था. बेसिकली यह एक समुदाय था जो मुस्लिम समुदाय है. अब हुआ क्या, जैसे कि मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊं कि ये जो है म्यांमार है, इधर ये बांग्लादेश है, इधर ये इंडिया है. इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है. इंडिया का जो ये है त्रिपुरा है, ये जो मिजोरम है वो इन जो, और ये म्यांमार के साउथ नॉर्थ वेस्ट भाग से ये मिजोरम वाला भाग लगता है. ये बांग्लादेश है. ये यहाँ पर अराकान जो है साम्राज्य हुआ करता था और आज भी है. आज इसे रखाइन प्रांत कहा जाता है, जो कि एक रखाइन प्रांत के रूप में म्यांमार में है. और यहाँ पर बड़ी संख्या में आज भी रोहिंग्यास रहते हैं जिन पर आज भी अत्याचार हो रहा है. तो मैप के माध्यम से मैंने बताया, अब मैं आपको आगे बताता हूँ. जैसे देखा जाए कि ये अराकान एम्पायर हुआ करता था, आगे चल के क्या हुआ कि यह एक फलता फूलता अच्छा एम्पायर था. और आप देखते ही हैं कि प्राचीन समय या हमारे अतीत में हमारा व्यापार में जो अरब देश हैं और विश्व के कई भागों से होता था. तो अरब देशों का व्यापार भारत में होता था और भारत के साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी होता था, तो म्यांमार में भी होता था. जब अरब व्यापार एक अराकान साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, यहाँ के लोगों के साथ व्यापार करते थे, तो इन्हीं अरब व्यापारियों के माध्यम से ही यह रोहिंग्या समुदाय भारत के बंगाल वाले पार्ट से जुड़ा हुआ था. यानी कि बंगाल का मतलब क्या था, आज का जो बांग्लादेश है वही बंगाल का भाग था और उनके बगल से ही जो अराकान एम्पायर स्थित था. तो अराकान समुदाय के इस अराकान साम्राज्य के जो लोग थे, रोहिंग्या समुदाय के लोग, वो कहीं ना कहीं अरब व्यापारियों के माध्यम से ही भारत के बंगाल वाले भाग से बंगाल की मुस्लिम जनता के साथ जुड़ गए थे. तो इस फिर आगे चल के क्या हुआ, यानी कि द स्टेटस ऑफ द अराकान एम्पायर फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी. 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच बंगाल, भारत का जो आज का बांग्लादेश है, ये बंगाली हुआ करता था. तो इस रीजन के और अराकान साम्राज्य के जो रोहिंग्या समुदाय के लोग हैं, इनके बीच काफी घनिष्ठ संबंध हो गए थे, व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे. अब द स्टेटस ऑफ द अराकान एम्पायर फ्रॉम 14 टू 18 सेंचुरी. अब एक साइड अपन देख रहे हैं कि उनके काफी घनिष्ठ बंगाल के साथ संबंध हो गए, लेकिन इन जो आज का बर्मा है, पहले म्यांमार नहीं था, बर्मा था. तो अराकान साम्राज्य के बगल से ही उसका पड़ोसी बर्मा राज्य हुआ करता था और वहां के शासक जो हैं क्या करते हैं, 1784 में हमला कर देते हैं अराकान साम्राज्य पर. अराकान साम्राज्य को फिर वो जीत लेते हैं और वहां के रोहिंग्यास पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं. इसी बीच वो रोहिंग्यास क्या करते हैं कि वहां से शरण लेते हैं बंगाल की ओर. तो आज जो अपन देखते हैं बांग्लादेश में बड़ी संख्या में रोहिंग्यास हैं, उसका एक कारण ये भी है कि जब वहां 1784 में अराकान साम्राज्य पर बर्मा के राजा के द्वारा आधिपत्य स्थापित किया गया था, तो वहां अत्याचार काफी बड़ी संख्या में किया गया था. तो जो रोहिंग्या समुदाय के लोग थे, उन्होंने बंगाल में जाके शरण ली हुई थी, क्योंकि बंगाल के साथ वो व्यापारिक संबंध स्थापित थे उनके और अच्छे संबंध थे, तो वो वहां शरण उन्होंने ली. अब इस समय देखिए आप, ये समय है 18वीं शताब्दी का, यानी कि 1784 18वीं शताब्दी का. इस समय अंग्रेज भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेज भी अपनी विस्तारवादी नीतियां चला रहे हैं. भारत में तो अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर के युद्ध के माध्यम से अपनी जड़ें स्थापित कर ही ली थी, लेकिन अभी उन्होंने बर्मा राज्य को नहीं जीत पाया था. तो वो अंग्रेज क्या कर रहे थे कि वहां के राजा को हटा के अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे. और अब वहां के राजा के साथ अंग्रेजों का संघर्ष था और वहां के जो राजा थे उन्होंने अराकान साम्राज्य के लोगों को, अराकान साम्राज्य को भी जीत लिया था.
तो जो रोहिंग्यास थे, रोहिंग्यास के साथ क्या मित्रता करेंगे अंग्रेज, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो रोहिंग्यास का सपोर्ट करेंगे और रोहिंग्यास के लिए बंगाल में जाके एक बस्ती बसाएंगे उन्हें शरण देने के लिए, जिसको आज का जो आज जो हिरम कॉक्स बस्ती बसाएंगे, ये अंग्रेजों ने रोहिंग्यास के सपोर्ट में बसाई थी, जिससे वो बाद में इन्हें जो वहाँ के बर्मा के राजा हैं उनके खिलाफ खड़े कर पाए और अपनी सत्ता स्थापित कर पाए बर्मा की। तो हिरम कॉक्स बाजार स्थापित करते हैं, बस्ती स्थापित करते हैं यहाँ पे। आज यह बांग्लादेश में स्थापित है, जहाँ पर बड़े संख्या में आप रोहिंग्यास को देख सकते हैं। फिर आगे चल के होता क्या है कि जो बर्मा है वो ब्रिटिश जीत लेते हैं, यानी कि अंग्रेज बर्मा पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये समय जो था वो 1800 में था, 19वीं शताब्दी का था। अब इस समय जब अंग्रेजों ने बर्मा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो फिर अब जो रोहिंग्यास और ब्रिटिश लोगों के बीच संबंध तो पहले से ही अच्छे थे। अब जो रोहिंग्यास हैं वो ब्रिटिश भारत का भाग बन गए, यानी कि जो बर्मा पर अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित किया था, तो बर्मा को ब्रिटिश भारत का भाग म्यांमार के रूप में बनाया था। अब जो रोहिंग्यास थे पूरे ब्रिटिश भारत में ट्रेवल करने लगे थे, यानी कि ब्रिटिश भारत, क्योंकि इस समय तक ये रोहिंग्यास गरीब हो गए थे, इन पर अत्याचार हुआ था, इनके जो धन दौलत थे वो सब लूट लिए गए थे। तो अब ये मजदूरों का काम करने लगे थे, काफी दयनीय स्थिति में आए थे। तो अंग्रेज इस समय क्या कर रहे थे, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, अंग्रेजों को बहुत बड़े स्तर पर मजदूरों की आवश्यकता भी होती थी, कहीं माल ढूंढने या कहीं यहाँ, तो ये रोहिंग्यासों को वो ले जाते थे। इस तरीके से अब रोहिंग्यास ब्रिटिश भारत से अच्छी तरीके से जुड़ गए थे, यानी कि इससे पहले बंगाल से ही जुड़े थे, लेकिन अब पूरे ब्रिटिश भारत में अच्छी तरीके से जुड़ने लगे थे, जैसे अपन देखें बंगाल के अलावा आसपास के और रीजन में भी। जब क्या हुआ 1939 से सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो उस समय अपन जानते हैं कि ब्रिटेन की हार होने लगी थी और जापान बड़े स्तर पर जो ब्रिटेन की कॉलोनियां थीं या उपनिवेश थे उनको नष्ट करता जा रहा था। जब 1942 में जापान ने बर्मा पर, जहां ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन का आधिपत्य था, हमला किया, तो ब्रिटेन को वहां से खदेड़ दिया। अब जब ब्रिटेन से वहां को खरीदा तो फिर रोहिंग्यास पे भी संकट आ जाएगा, क्योंकि रोहिंग्यास किसके समर्थक थे, ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के समर्थक रोहिंग्यास जापान के अगेंस्ट होंगे, और राजा वहाँ किसका समर्थक होगा, जापान का। तो फिर जो जापानी जब वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं अंग्रेजों को खदेड़ कर, तो वहाँ जो है राजा का शासन आ जाता है फिर से। अब जब फिर से राजा का शासन आ जाता है तो इसी रखाइन प्रांत में, आज के रखाइन प्रांत में फिर से रोहिंग्यास पर बहुत बुरी तरीके से अत्याचार होता है। लेकिन जब आगे चलकर जब जापान अपनी हथियार गिरा देता है ब्रिटेन के सामने, या फिर ये बाकी जो देश थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, जब क्योंकि हार हो जाती है, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा जो शहर थे वहां बम गिरा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। तो फिर अब उस समय तक स्थिति ये आ गई थी, क्योंकि भारत भी आजाद होने वाला था, बाकी जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, उपनिवेश थे, ब्रिटेन उन्हें भी छोड़ के अपने देश वापस लौट जाना चाहता था। तो अब ब्रिटेन बर्मा या अन्य राज्यों में इतना हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज की एक ही नीति थी, वो अंग्रेज अपने औपनिवेशिक हितों से हर चीज को संचालित कर रहे थे। बर्मा पे भी वो कब तक हस्तक्षेप कर रहे थे, जब तक उनके औपनिवेशिक हित थे। जब इनके औपनिवेशिक हित खत्म हुए तो अब वो बर्मा पर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और रोहिंग्यास को उन्होंने इसी तरीके से छोड़ दिया। अब वहां रोहिंग्यास के साथ बड़े स्तर पर अत्याचार हुआ, वहां के जो शासक आएंगे, शासक तो साम्यवादी दल ही था, कभी उनका भी तख्ता पलट हो जाता था, और जो है वहां की आर्मी का शासन आ जाता था। तो बड़े स्तर पर रोहिंग्यास का अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ। आगे चल के फिर और मजबूत गवर्नमेंट आई, और मजबूत गवर्नमेंट का मतलब है कि सेना का शासन आया। तो जब सेना का शासन आया तो वहां न, अब आगे अपन उसमें देखते हैं। लेकिन फिर जब इनका काफी ज्यादा रोहिंग्यास पर अत्याचार होना शुरू हुआ, कब, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो इन्होंने भी इसके समर्थन में क्या किया कि आपस में एक ग्रुप बना लिया, जिसको मुजाहिद आर्म्स ग्रुप बोलते हैं, इन्होंने प्रतिरोध करने के लिए। अब वहां की जो सरकार थी, या जो भी सैन्य सरकार थी म्यांमार की, अब उन्होंने इसका बहुत बुरी तरीके से फिर इन्हें अपने अगेंस्ट ले लिया, और वो बोलने लगे कि ये तो क्या है, ब्रिटेन के ही लोग हैं, यानी कि ये क्या है, आतंकवादी लोग हैं। तो इस तरीके से फिर इनका बहुत सैन्य वहाँ कार्रवाई इन पे हुई, बड़े स्तर पर फिर वे देश जो दुनिया के दूसरे देशों में भागने लगे। अब वहाँ शासक जो क्या था बर्मा में, काफी जो तानाशाही टाइप का शासन थे, तो बर्मा के शासक ने 1989 में अपना नाम चेंज कर लिया और म्यांमार नाम रख दिया। अब अपन देखते हैं कि आफ्टर 90 के दशक के बाद बर्मा की क्या स्थिति। तो देखो क्या हुआ कि वहाँ रोहिंग्यास जो है उन पे अत्याचार होता रहा, और वो देश दुनिया के दूसरे देशों में भागते रहे।
अब जब बांग्लादेश में काफी बड़े स्तर पर गए, क्योंकि बांग्लादेश से उनके अच्छे संबंध थे, वहाँ के स्थानीय लोगों से संबंध हो गए थे, तो जब बांग्लादेश सरकार को, बांग्लादेश 1971 में ही बन गया था, भारत का भाग भी नहीं रहा था, तो बांग्लादेश को काफी समस्या है। तो बांग्लादेश ने म्यांमार के साथ समझौता कर प्रत्यावर्तन की नीति अपनाई, और मैं 1992 से 97 तक काफी कम से कम 2 लाख रोहिंग्यास को कहाँ प्रत्यावर्तित किया गया, म्यांमार में ही रखाइन प्रांत में प्रत्यावर्तित किया गया। यानी कि अब वहां की सरकार ने कहा कि आपके यहाँ इतने वो हैं, यानी कि जो रोहिंग्यास हैं, ठीक है, आप हमारे यहाँ रखाइन प्रांत में भेज दीजिए। लेकिन अब समस्या क्या हुई कि वहाँ जो रखाइन प्रांत है बेसिकली म्यांमार का, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट बहुल समुदाय है और ये अल्पसंख्यक हैं। तो बुद्धिस्ट लोगों के साथ इनका संघर्ष होने लगा, क्योंकि उनके हित प्रभावित होने लगे। वो सरकार के अगेंस्ट भी आ गए, तो अब सरकार भी सपोर्ट नहीं करती, बाकी बुद्धिस्ट लोगों का सपोर्ट करती है, और इन पर काफी बड़े संख्या में जो है इनका नरसंहार किया जाता है। आप देख सकते हो 2012 में बड़े स्तर पर इनको काट दिया गया, मार दिया गया, इनकी महिलाओं के साथ रेप किया गया, और इसी कारण 2016 में किया गया। तो इस तरीके से मुद्दा उठता ही रहा। उसके बाद इन्होंने जान बचाते हुए बांग्लादेश में ट्रैवल किया। जब बांग्लादेश के लोगों ने इन पर अत्याचार किया, वो किया, तो फिर भारत की ओर भागे। यानी कि ये जो समस्या है, रोहिंग्या समस्या, आज भी बनी हुई है। तो हमने इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि जो इनका अतीत क्या था, और ये कहाँ से आए थे, वो किस तरीके से देश दुनिया के अन्य देशों में इन्होंने क्यों शरण ली, क्या हुआ इनके साथ। अब इसकी अगला वीडियो आएगा, उसमें हम जानेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, रोहिंग्यास को क्या इंडिया को अपने देश में शरण दे देनी चाहिए।